स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आज आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये आपको देखिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एकदम आराम से आपको समझना है। अगर कंसेप्ट के साथ अगर आप समझते हैं तो इस टाइप का अगर कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रकाश सक्रिय है। कुछ आपको कार्बनिक कंपाउंड दिया है और पूछ रहा है कि इसमें प्रकाश सक्रिय किसमें होता है। तो प्रकाश सक्रिय किसमें होगा, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो आज के सेशन हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो देखिए जिसके पास इस कार्बनिक कंपाउंड में जिसके पास यानी कायरल कार्बन परमाणु होगा वही क्या होगा, प्रकाश सक्रिय होता है। तो कायरल कार्बन परमाणु क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास कार्बन है और कार्बन के चारों ओर असमान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पर जेड हो गया, यहाँ पर ए हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन पर इसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, जो भी परमाणु रहे या अणु रहे वो क्या रहना चाहिए, असमान रहना चाहिए। अगर असमान है तो वहां पर कायरल कार्बन परमाणु है, और जब कायरल कार्बन परमाणु होगा तो वो क्या होगा, प्रकाश सक्रिय होगा। और कायरल कार्बन परमाणु को कैसे दर्शाया जाता है, स्टार से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग एक डायरेक्ट देख लेते हैं, कौन सा, यानी बी नंबर। बी नंबर आप ऑप्शन को देखिए। जैसे यहाँ पर आपको दिया है CH3, उसके बाद C, ऊपर आप H को कर दीजिए ध्यान से, और नीचे आपका Cl हो गया, और इधर आपका क्या है, Br है। अब यहाँ पर गौर फरमाइए प्यारे बच्चों कि कार्बन है और कार्बन की चारों तरफ आप देखिए कि असमान है, तो बिल्कुल है। देखिए इधर ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ पर मिथाइल है। तो यहाँ पर कायरल कार्बन परमाणु है। यानी जिस कार्बनिक कंपाउंड के पास अगर कायरल कार्बन परमाणु एक भी रहेगा वो क्या रहता है, प्रकाशीय सक्रिय होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि XeF4 में इलेक्ट्रॉन की अजुग्मित जोड़ी कितना है। अजुग्मित जोड़ी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका संरचना किस तरह से बनेगा, एकदम आराम से आपको समझना है। देखिए XeF4 है, F एक इधर लिख दिए, एक इधर, और एक F यहाँ पर, और एक F यहाँ पर हो गया। एकदम आराम से देखिए। इसके पास क्या होता है ना, ऊपर नीचे दो दो वो क्या होता है, इस तरह के निर्जन जोड़ी होती है। क्या होती है, निर्जन जोड़ी। तो इसलिए आपको आराम से समझना है। ये देखिए तो इसमें पूछ क्या रहा है कि XeF4 में इलेक्ट्रॉन की अजुग्मित जोड़ी कितना है। तो देखिए अजुग्मित जोड़ी कितना है, एक यहाँ पर है, ये हो गया, और एक यहाँ पर। तो अजुग्मित जोड़ी कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका अगर आकार अगर पूछ लेता, ध्यान दीजिए गौर से, ठीक है। अगर इसका आकार पूछता तो कैसा हो जाता, वर्ग समतलीय हो जाता है। देखिए 1 2 3 4, 4 गो है तो क्या हो जाएगा, वर्ग समतलीय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका आकार पूछता तो क्या हो जाता, वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सेकेंडरी एमीन का उदाहरण है। तो प्यारी बच्चों, आप सेकेंडरी एमीन, प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन को आप समझिए एकदम आराम से कि किस तरह से हो रहा है। देखिए एमीन पूछ रहा है, तो एमीन किसे कहते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये NH3 है, ध्यान दीजिएगा गौर से। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, विस्थापन हो गया ना, एक हाइड्रोजन अगर इसमें से अगर आप निकाल दिए तो ये हो जाता है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन यानी इसको प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ से अगर आप 2 हाइड्रोजन को निकाल दिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को यहाँ से देखिए, 2 हाइड्रोजन को हम लोग क्या किए, निकाल दिए, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर हो गया।
तो इसको बोला जाता है 2 डिग्री क्या एमीन बोला जाता है। गौर से आपको समझना है, 2 डिग्री, इसी को सेकेंडरी एमीन कहते हैं। तो जिस नाइट्रोजन के पास आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे तो आप समझिए वो क्या है, सेकेंडरी सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी के मतलब द्वितीयक एमीन है। अगर किसी नाइट्रोजन के पास एक भी आपको हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो 3 डिग्री एमीन है। क्या है, टर्शियरी है। टर्शियरी भी पूछ सकता है। तो ये आपको कंसेप्ट जानकारी रहना चाहिए। प्राथमिक एमीन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, NH2 होना चाहिए, द्वितीय केमिन के लिए NH, और तृतीय केमिन के लिए एक भी H नहीं रहना चाहिए, N सिर्फ रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर गौर से, यही आपको मिल गया। यहाँ पर देखिए कि NH, जब N के पास एगो H रहेगा तो ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलीय विलयन में आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 25 है। परमाणु क्रमांक कितना है, 25 है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक कितना है, 25 है। तो ये देखिए चुंबकीय आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है रूट में n इंटू n+2 होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों n इंटू n प्लस क्या होता है, 2 होता है। n इंटू n+2 होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर गौर से, जलीय विलयन में आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 25 है। चलिए तो देखिए यहाँ पर द्वि आयन होगा, जलीय विलयन द्वि आयन के चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, द्वि आयन के। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर ये परमाणु संख्या कितना बता रहा है, परमाणु संख्या 25, तो 25 किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ध्यान से समझिएगा, मैग्नीज का 25 हो गया आपका। अब इस पर क्या होता है, 2 आयन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जलीय विलयन द्वि आयन के चुंबकीय आघूर्ण की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, और परमाणु संख्या कितना दिया है, 25 दिया है। द्वि आयन कह रहा है, तो द्वि आयन के मतलब मैग्नीज पर क्या है, 2 प्लस है, ठीक है, 2 प्लस है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम लोग बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे बनेगा, एकदम आराम से आपको समझना है। तो ये हम लोग आर्गन ले लेंगे, 18 4s2 और 3d, 18 दो कितना हुआ 20, अब 5 यहाँ पर कितना हो गया 25। लेकिन एक गौर से समझिए आप कि ये 25 तो है, लेकिन कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया है, दान कर दिया है। तो 2 यहाँ से घटा देंगे, किस पर से घटाएंगे, एस पर से घटाएंगे। एस पर से ही क्यों घटाते हैं, क्योंकि एस जो है कमजोर है। अगर किसी से मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन छीनना है, रुपया छीनना है, तो कमजोर आदमी से छीनेंगे, बरियार से थोड़ी ना छीन सकते हैं। तो इसलिए एस ले निकालते हैं। तो एस यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि एस पर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एस पर 0 हो जाएगा, और 0 किसी का पावर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये सिर्फ बनेगा क्या, 3d आपका 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3d 5। अब देखिए 3d 5 है, तो यहाँ पर n का मतलब हो गया, अगर d पर ध्यान दीजिए, d पर 1 से 5 तक अगर दिया है तो d का मान आपका वही होता है। तो n का मान वही होता है। 1 से अगर 5 तक दिया रहेगा तो n का मान वही रहेगा। अगर 6 7 8 दिया रहेगा तो वो n का मान नहीं होगा, वो 10 में से आपको क्या करना है, घटाना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, n का मान 5 है, 5 + 2, इसको कैलकुलेट कीजिए तो 5 2 7, 7 5 कितना हो गया, 35। अब 35 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा 35 का, तो देखिए आ जाएगा 5.916। देखिए कौन सा आ रहा है, इसका Bm होता है, Bm का मतलब होता है बोर मैग्नेट। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है 5.92 Bm। तो यहाँ पर देखिए इस 6 को हटाकर यहाँ पर 2 कर लिया है, क्या कर लिया है, 2 कर लिया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.92। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निकेल, ये निकेल है, ये कार्बोनिल है, 4 वो में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, अगर इसका नाम अगर हम लोग बोले तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो देखिए ये जो होता है ना उदासीन होता है कार्बोनिल, तो इसको 0, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 0, तो अब ये तो 1 रुपया देगा नहीं क्योंकि इसको 1 रुपया की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूपट्टी में सबसे अधिक प्राप्त तत्व है, कौन सबसे अधिक मात्रा में तत्व आपको प्राप्त है। तो देखिए इसका भूपट्टी में सबसे अधिक प्राप्त तत्व कौन कौन है, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम और Fe। तो सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। इसका कई बार ट्रिक भी बताया है, ओसी आलू और ये फेरस, ओसी आलू फेरम। ठीक है, वो इसका ट्रिक अगर लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा ओसी आलू फेरम। ठीक है, ओसी आलू फेरम, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद क्या होता है, फेरस होता है, यानी आयरन भी बोल सकते हैं। अगर इसका हम वैल्यू लिखना चाहें तो देखिए इसका कितना होता है, इसका 46.60 होता है, सॉरी 46.60% होता है। इसका अगर आप देखिएगा तो इसका होता है 27.72% होता है। उसके बाद एल्युमिनियम का अगर आप देखेंगे तो ये 8.31% होता है और लोहा का सीधे 5% होता है। तो आप देख लीजिए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। कभी कभी सिलिकॉन भी हो जाता है इसका आंसर, कभी कभी एल्युमिनियम भी हो जाएगा, तो उसके ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, समझना है और समझ कर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है, यानी किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अगर ऐसा प्रश्न आए ना, आपको कुछ करना नहीं है, सभी जो भी ऊपर जो दिया है संख्या दिया है उसको आप क्या कीजिए, एकदम आराम से जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। देखिए 2 2 4 6 10 10 2 12 और 5 कितना 17, तो 17 किसका होता है, 17 कैलोरीन का होता है परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। देखिए ए में आपको क्या दिया है, कैलोरीन दिया है। ठीक, अब 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद है, यानी निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद है, यानी ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं ये भी क्या होता है, नशीला होता है। ठीक है, अगर इस क्लोरोफॉर्म किसी के मुंह को मार दिया जाए तो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर दिया जाए तो ये क्या बनता है, फास्जीन बनता है, ये सॉरी ये बनेगा COCl2 बनेगा। क्या बनेगा, COCl2 बनेगा। तो चलिए यहीं पर हम आपको लिख देते हैं, यानी ये बनता है COCl2, फास्जीन ही इसको बोला जाता है, ये भी बहुत जहरीला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एकदम गौर से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका IUPAC नेम सही है, यानी IUPAC नेम इसका कौन सा सही है। ठीक है, तो IUPAC नेम आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही होगा। एकदम आराम से पहले इसका IUPAC नेम हम लोग लिख लेते हैं। तो एक ये हो गया, 2 इधर OH है, इधर भी OH है, यानी इसका मतलब क्या है, एल्कोहल है ना। तो एल्कोहल है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग इसको नाम लिखेंगे। तो देखिए 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ई को हटाएंगे। और ओएल के लिए आपको क्या होता है, OL होता है, ऑल होता है। तो इसको सटा कर लिखना है, लेकिन 2 गो है, एक पर और 2 पर, तो इसलिए एक कामा क्या हो जाएगा 2, और डाई, डाई क्यों लगा, क्यों, क्योंकि ये 2 गो OH है, 2 गो एल्कोहल है, डाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा OL। अब आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में कौन सा होगा, एकदम आराम से
तो ऑप्शन में देखिए कि कौन सा मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पायस का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में पायस का एक उदाहरण है। तो पायस देखिए, दूध एक क्या है? पायस है। दूध क्या है? एक पायस है। कितने बार आपको बताए हैं, ठीक है, कि दूध एक क्या होता है? एक पायस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है, यानी वो परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसका ऑप्शन में टिक दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सी आर, यानी सी आर का मतलब ये मत सी आर समझिएगा, ये क्रोमियम है, तत्व है। ठीक है, अब बधार वाला सी आर मत समझिए इसको, सी आर ये क्रोमियम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी वैसे तत्व, ठीक है, जिनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से का मतलब आधा भरे होते हैं या कुछ ना कुछ खाली रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, जो आंशिक रूप से क्या रहते हैं? खाली रहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें सवाल क्या पूछा है कि अवस्था जो है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है, यानी कौन परिवर्तन नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर आपका स्कैडियम जो होता है, स्कैडियम का सिर्फ आपका क्या होता है? +2 होता है, ये परिवर्तन नहीं करता है। इसका ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है प्लस कितना होता है? 2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्कैडियम। अब देखिए यहाँ पर अगर यही में क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे कि अगर आप बता दीजिए कि सबसे अधिक परिवर्तनीय कौन सा इसमें तत्व है, तो मैग्नीज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीज का +2 से लेकर आपका प्लस कितना तक होता है? 7 तक होता है। तो सबसे अगर अधिक पूछता कि परिवर्तनीय कौन है, तो ये हो जाता आपका कौन सा? यानी बी नंबर। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे संक्रमण तत्व नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है, तो नहीं किसमें पाई जाती है? स्कैडियम में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।